Welcome to our online classes. Student of standard 9, the topic is same French Revolution. Because it's a very long chapter, long exercise, and so I prepare a topic wise portion. You saw this and try to understand. Student, आज पिछले क्लास में जो हम बताए थे कि फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, यानी कि एक संविधान बनाया गया था। राजा ने उस संविधान पे साइन कर दिया था, उसको मान भी लिया था और उसने कहा था कि हम संविधान के अनुसार से ही शासन करेंगे। लेकिन आप याद कीजिए कि पिछले वीडियो में हम बताए थे, थोड़ा सा हिंट्स दिए थे कि राजा तो आखिर राजा है, वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा कि उसका जो पावर जो लॉस्ट हो गया है, जो उसका कम हो गया है, उसको वो फिर से रिगेन कर ले। तो आज वही टॉपिक है कि फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, कि फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया और वो एक रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना। तो वो कैसे हुआ, ये सब क्या हुआ था, जानते हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट, लुई 16 जो कि सारा प्रॉब्लम का जड़ था फ्रांस में, उसने क्या किया कि उस समय दिखाने के लिए उसने साइन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन पे और बोला कि हम इसी के हिसाब से शासन करेंगे जैसा जो होगा। लेकिन वो क्या कर रहा था कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात था कि मेरा पावर को कम कर दिया गया है, इसको हम फिर से वापस प्राप्त करेंगे। और इसके लिए उसने जो आसपास के राजा थे, जो फ्रांस के बगल में जो राज्य थे, जो देश थे, उस राजा से दोस्ती करके, दोस्त तो पहले राजा तो दोस्ती होता है, तो दोस्ती करके उसने ये कहा पर्सिया के राजा से, जो बगल में, फ्रांस के बगल में एक देश है पर्सिया, जो आज जर्मनी है, उस पर्सिया के राजा को मिलाया अपने तरफ। राजा ने गुप्त मीटिंग की उसके साथ और उसने कहा कि आप किसी दिन चुपचाप फ्रांस के नेशनल असेंबली पर अटैक कर दीजिए, हमला कर दीजिए और नेशनल असेंबली को हरा दीजिए और फिर हम लोग मिलकर फिर शासन करेंगे। राजा ने, पर्सिया के राजा ने हेल्प करने का आश्वासन दिया, क्योंकि उसको भी डर लग रहा था कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, राजतंत्र का अंत हो रहा है, तो वहां भी यानी कि पर्सिया में भी जनता, पब्लिक जो है ऐसा कर सकती है। और जो नेबरिंग स्टेट से जहाँ राजा अभी भी थे, वो लोग भी डरे हुए थे फ्रांस की गतिविधि को देखकर, एक्टिविटी जो वहाँ हो रहा था उससे वो लोग भी डरे हुए थे और सब चाहते थे कि फ्रांस में लुई 16 का शासन फिर से पहले की तरह स्थापित हो जाए। तो राजा ने ये गुप्त संधि कर ली थी और ये तैयारी हो रहा था। ये 1789 के बाद का बात है। तभी जो नेशनल असेंबली है, क्योंकि राजा तो अकेले दिमाग लगा रहा था, अकेले सोच रहा था इस बारे में, लेकिन जो नेशनल असेंबली थे उसमें 745 मेंबर थे। वो लोग भी कुछ सोच रहा था ना, कुछ दिमाग लगा रहा था, वो राजा के पीछे लगा हुआ था और उसको इस षड्यंत्र का पता पहले चल गया कि राजा ऐसा करने वाला है। पर्सिया ऑस्ट्रेलिया कुछ करता इससे पहले नेशनल असेंबली ने वार डिक्लेयर कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। किसके अगेंस्ट? पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और उस वार में पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को हारना पड़ा, क्योंकि जो फ्रांस में उस समय थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स वगैरह थे, उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। लाखों जो लोग हैं, स्वयं सेवक, वॉलंटियर्स, उसने नेशनल असेंबली के आर्मी को ज्वाइन कर लिया और वो उसके खिलाफ, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो गए, भिड़ गए उससे युद्ध करने के लिए। उसी समय जो फ्रांस के जो वॉलंटियर वगैरह थे, उसने एक सॉन्ग मार्सिलेज गाया, जो कि रोजेट डी लिजले ने लिखा था। ये एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें ये पूछा जाता है कि मार्सिलेज को किसने लिखा था। तो द सॉन्ग मार्सिलेज, जिसको कि रोजेट डी लिजले ने लिखा था, ये गाया गया
और ये इसका नाम मार्सिलेज क्यों पड़ा? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वॉलंटियर्स थे, मार्सिले एक जगह है फ्रांस में, उसी जगह गाया था, इसलिए उसका नाम मार्सिलेज हो गया, जो बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। यूट्यूब पर आप ये मार्सिलेज को सुन भी सकते हैं, सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। और ये फ्रांस का नेशनल एंथम है अभी भी। तो उसमें वो हार गया। अब उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक बात और समझना है कि फ्रांस में जो नेशनल असेंबली में जो मेंबर थे, नेशनल असेंबली जो मेंबर थे वो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, लेकिन थर्ड स्टेट में जो हाई लेवल पर थे, यानी कि जो पढ़े लिखे और प्रॉस्पेरस लोग थे, वो लोग ही सिर्फ मेंबर थे इसमें। और जिनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, जो लोअर थर्ड क्लास में थे, थर्ड क्लास में सब लोग आते थे, लेकिन जो लोअर, उसमें भी लोअर था, तो लोअर ग्रुप के जो लोग थे उनको वोटिंग राइट नहीं मिला था। तो ये लोग चूंकि इस आंदोलन में जो थर्ड स्टेट के जो लोअर क्लास के लोग थे उसने भाग लिया था, तो उसको लगा कि हमने देश के लिए कुछ किया है और इसके बदले में हमें अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि थर्ड स्टेट के बड़े जो ऊंचे लोग हैं, जो ज्यादा पैसा वाला है या जो पढ़े लिखे हैं, उसको वोटिंग राइट मिला है और हम लोग को नहीं मिला है, क्योंकि वो पैसिव सिटीजन में आते थे। तो सोचे कि ये रिवॉल्यूशन जो है वो आगे पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद ये आगे कंटिन्यू रहा। किसके लिए? इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट के लिए, कि सबको, जितने भी मेन हैं या वीकर सेक्शन के हैं, जो टैक्स नहीं भी देते हैं, उनको भी वोटिंग राइट चाहिए। अब आंदोलन, ये जो युद्ध था, युद्ध खत्म होने के बाद ये आंदोलन जारी रहा वोटिंग राइट के लिए। और इस बार वीकर सेक्शन के जो लोग थे वो चाह रहे थे बदलाव, कि उसको भी वोटिंग राइट मिले, क्योंकि उसने देश को जिताने में, राजा के खिलाफ देश को जिताने में उसकी अहम भूमिका थी, इसीलिए उसको भी राइट मिलना चाहिए। और इसके लिए गतिविधि जो थी फ्रांस में वो तेज होने लगी और पॉलिटिकल क्लब बनने लगे, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बनने लगे 1791 सब के आसपास में, 1791-92 के आसपास में ये सब गतिविधि तेज हो गई थी फ्रांस में। पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे, पुरुषों के अलग क्लब्स थे, महिलाओं के अलग क्लब्स थे। ये महिलाओं के क्लब के बारे में और बताएंगे आगे, वो आगे टॉपिक आएगा। और इन सारे क्लब में जो पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, इसमें एक जैकोबिन क्लब महत्वपूर्ण था। जैकोबिन क्लब ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब ये जानते हैं कि ये जैकोबिन क्लब क्या था, ठीक है स्टूडेंट? अब ये समझते हैं। अभी तक तो आपने ये समझ लिया, इधर एक बार फिर से बता देते हैं कि फ्रांस में लुई 16वां जो है गुप्त रूप से संधि कर रहा था पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया चूंकि उसका ससुराल था लुई 16वां का। हमने बताया था पहले, आपको याद होगा कि बताए थे कि जो मैरी एंटोइनेट थी वो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, तो ऑस्ट्रेलिया उसका ससुराल हुआ। ससुराल वाले ने भी राजा को हेल्प करने का वचन दिया था, और पर्सिया ने भी, और भी बाकी जो आस पड़ोस के जो देश थे वहाँ पे राजा ने भी लुई 16वां को हेल्प करने का मदद किया, आश्वासन दिया था कि जैसे ही होगा कुछ इस तरह का तो सब मिल के नेशनल असेंबली को खत्म कर देंगे और फिर से लुई 16वां को पहले वाला पावर मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ होता है इससे पहले नेशनल असेंबली ने पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और बहुत सारे जो लोग थे स्वयंसेवक अपने आप सेना में भर्ती हो गए, और उसने बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ा और नेशनल असेंबली को, यानी कि इसको विजयी बनाया। ये युद्ध था राजा और पब्लिक के अगेंस्ट। राजा को हारना पड़ा और इस तरह से ये यहाँ पे हुआ था। फिर रिवॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू किया गया। अब इसलिए कि जो वीकर सेक्शन थे उनको वोटिंग राइट नहीं था, उसे कोई अधिकार नहीं था, वो पैसिव सिटीजन में आते थे। अब ये लोग अधिकार चाहते थे। किससे अधिकार चाहते थे? नेशनल असेंबली से। यानी कि थर्ड स्टेट में दो पार्ट हो गया था। थर्ड स्टेट में दो पार्ट, एक हायर क्लास, एक लोअर क्लास, है ना? तो लोअर क्लास को अभी अधिकार नहीं मिला था, हायर क्लास को मिला था। हायर क्लास में जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, प्रॉस्पेरस लोग थे, वो
हायर क्लास में आता था, और लोअर क्लास में जो छोटे लोग होते हैं, जैसे लैंडलेस लेबर होता है, शू मेकर होता है, वॉच जो घड़ी ठीक करने वाला होता है, ये छोटे छोटे लोग, पेस्ट्री बनाने वाला, कुक लोग जो होता है, ये सारा इसमें लोअर क्लास में थे, और ये लोग भी अधिकार को चाहते थे। और इन्हीं लोगों ने अब क्लब बनाना शुरू किया था, पॉलिटिकल क्लब, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। क्लब तो बहुत सारे बने थे, लेकिन जो जैकोबिन क्लब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, प्रोमिनेंट था। तो ये जैकोबिन क्लब क्या है, इसके बारे में जानते हैं। गॉड जैकोबिन क्लब को अपना नाम मिला था एक कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम, सेंट जेकब थे उनके नाम पर इस क्लब का नाम जैकोबिन था। ये बता देते हैं कि कॉन्वेंट क्या होता है। जो रिलीजियस एक्टिविटी को कैरी करने वाला जो बिल्डिंग होता है ना, उसको कॉन्वेंट कहते हैं। जैसे कि चर्च होता है, मंदिर होता है, उसी तरह से ये कॉन्वेंट भी उसी तरह का एक है, चर्च की तरह ही, जो रिलीजियस एक्टिविटी को कैरी करता है। और सेंट जेकब जो थे इसी कॉन्वेंट से जुड़े हुए थे, और इसी के नाम पर यह जैकोबिन क्लब बना था। और इसके मेंबर कौन थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन थे? मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो गरीब सेक्शन थे, थर्ड स्टेट में जो नीचे के पायदान पे जो लोग आते थे, लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन सोसाइटी के, वो इसके जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। और इसका जो लीडर था जैकोबिन क्लब का, वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। और इन्होंने जो इस क्लब के मेंबर थे, उन्होंने अपना ड्रेस भी अलग कर लिया था, ड्रेस कोड भी अलग कर लिया था। ये लोग एक तरह का पैंट पहनते थे जिस पर कि स्ट्रिप्स होता था, इस तरह से अलग अलग रंग का पट्टी होता था उस पैंट पर। और जो पुरुष थे वो लाल टोपी पहनते थे। लाल टोपी जो लिबर्टी का सिंबल था, स्वतंत्रता का, आजादी का प्रतीक था। और महिलाएं जो थी वो रेड कैप नहीं पहनती थी। और ऐसे लोगों को सेंस क्लूटोस कहा जाता था, सेंस क्लूटोस, जिसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्लीचेज। आपने देखा होगा कि पहले जो लोग थे, जो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे, या फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, घुटने तक का शूज पहनते थे, जिसको कि ब्लीचेज कहा जाता था। घुटने तक का जो शूज पहनते थे उसको नी ब्लीचेज कहता था। तो ये लोग नी ब्लीचेज नहीं पहनते थे। मैक्स में जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो नी ब्लीचेज को नहीं पहनते थे। कहीं ना कहीं ये अपना ड्रेस अलग पहन के दिखाना चाहते थे कि हम आपसे अलग हैं, आपका सिस्टम अलग है और मेरा सिस्टम अलग है। और ये जो इस तरह का जो ड्रेस है ना, उस समय डॉक वर्कर पहना करते थे। जो डॉकयार्ड, ये जो बंदरगाह होते हैं ना, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो लोग इस तरह का ड्रेस पहनते थे। और उसी तरह का ड्रेस जो है ये जैकोबिन क्लब के मेंबर भी पहनने लगे, ताकि वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से अलग दिखे। ये तो था जैकोबिन क्लब के बारे में जानकारी, कैसे कैसे इसका नाम पड़ा और इसका उद्देश्य क्या था, कौन इसके लीडर थे, किस तरह का उसका पहनावा था, इसके बारे में। अब है ये जैकोबिन क्लब के लोगों ने क्या किया। समर गर्मियों में 1792 की गर्मियों में पेरिसियंस, जो पेरिस के लोग थे, पेरिसियंस वेयर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाई ऑफ, जो अनाजों का जो शॉर्ट सप्लाई हो रहा था और जो थे अवेलेबल वो काफ़ी हाई प्राइसेस हो गया था। क्योंकि ये सब घटनाक्रम और बाढ़ वगैरह की वजह से फसल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो अनाज का जो सप्लाई है वो कम हो गया था और जो प्राइसेस थे वो हाई हो गए थे। अब इन लोगों ने, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर ने 1792 में ही एक फोर्ट था तुलरीस, उस पर अटैक कर दिया और वहां के गार्ड को उसने, बहुत सारे गार्ड्स वगैरह थे, उसकी हत्या कर दी और एक बड़ा रिवोल्ट का शुरुआत कर दिया। पूरा फ्रांस का जो माहौल था ना वो रिवोल्ट वाला हो गया था, बहुत सारा चेंज हो रहा था।
और ये जो रिवोल्ट किया वो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। अंडर जैकोबिन ये रिवोल्ट हुआ था, अनाज वगैरह लूटे गए थे यहाँ से, जो तुलेरीज का फोर्ट था वहाँ से गार्ड वगैरह की हत्या की गई थी। और इस रिवोल्ट में नेशनल असेंबली से इन लोगों ने मांग रखा कि जितने भी पुरुष हैं 21 वर्ष या उसके ऊपर के, सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इसका डिमांड क्या था कि जितने भी मेन हैं, चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं हो, 21 ईयर या उसके एवं के जितने भी लोग हैं, पहले था 25 ईयर, 25 ईयर। पहले वोटिंग राइट का क्या था प्रोविजन कि 25 ईयर एज होना चाहिए और 3 डेज के बराबर लेबर के जो वेजेज होता है मजदूरी, उसके बराबर उसको टैक्स देना होता है, तभी वो वोटिंग राइट मिल सकता था। लेकिन अब इन लोगों ने क्या कहा कि जो भी 1 ईयर के लोग हैं, चाहे वो टैक्स दे या नहीं दे, अमीर हो या गरीब हो, उसको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। और उसको मिला भी, नेशनल असेंबली ने इसे स्वीकार भी कर लिया। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद एक न्यू असेंबली बना जिसको कि कन्वेंशन कहा गया। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब मोनार्की थी, राजतंत्र था, तो स्टेट जनरल का बैठक होने वाला था, स्टेट जनरल। उसके बाद वो खत्म हुआ, नेशनल असेंबली आया। अब नेशनल असेंबली खत्म हुआ, कन्वेंशन आया। और ये जैकोबिन के काल में, जैकोबिन के द्वारा ये बदलाव किया गया और इसका कन्वेंशन यानी कि फ्रांस का ये न्यू असेंबली बन गया। अब फ्रांस बिकम रिपब्लिक। अब फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो गया, सब लोगों को वोटिंग राइट मिल गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा महिलाओं को अभी भी नहीं मिला है, ठीक है। और कन्वेंशन बना, इलेक्शन हुआ और इसमें जो है जो व्यक्ति चुना गया वही हेड बना फ्रांस का, और फ्रांस रिपब्लिक बन गया। यही था ना रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि लोगों ने, एक ऐसा हेड देश का वो बनेगा जिसको कि लोगों ने चुना होगा, है ना। अब हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होगा, अब वो लोग बनेंगे जिसको कि लोग चुन के भेजेंगे। इस तरह से फ्रांस में रिपब्लिक का शुरुआत हुआ, डेमोक्रेसी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी की शुरुआत फ्रांस में हो गई। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर फ्रांस में इलेक्शन हुआ, अब नए जो डेमोक्रेटिक वे से लोग बनेंगे, वो सरकार बनाएगा, तो ये लुई शोरमार का क्या हुआ। 21 जनवरी 1793 को, यहाँ तो बताए थे पहले ही कि यहाँ जो आंदोलन चल रहा था ना, जिस समय ये लोग जो रिवोल्ट कर रहे थे, उसी समय जब तुलेरीज का जो फोर्ट पर इसने अटैक किया था, तो गार्ड्स की हत्या की थी और राजा को भी बंदी बना लिया था इसने कुछ घंटे के लिए। और फिर इसने कहा था कि राजा को जेल में डाल दिया जाए, तो राजा उस समय से जेल में ही था। अब क्या हुआ, ये जब सरकार वहां बन गया रिपब्लिक वे से, डेमोक्रेटिक वे से, तो अब इस पे केस चला, लुई सोलवा पर केस चला। और इसने, कोर्ट ने इसको दोषी पाया, लुई सोलवा को, कि इसने देशद्रोह किया था। और देशद्रोह के आरोप में इन्हें फांसी की सजा हुई, उसको फांसी दिया गया 21 जनवरी 1793 को। और फिर इसके साथ ही रानी का भी वही हाल हुआ, रानी को भी फांसी, मैरी एंटवानेट को भी फांसी दिया गया। और राजा को तो पब्लिकली फांसी दिया गया था। एक प्लेस है डी ला कॉनकॉर्ड करके, ऐसे उस जगह पे इसको फांसी दिया गया था पब्लिकली, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये 2 टॉपिक खत्म हो गया, फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। जैकोबिन क्लब के बारे में भी जानकारी हो गई। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक होगा वो होगा रेन ऑफ टेरर, ओके। तो इसको समझना है, नोट्स बना लीजिएगा, इसका हम फोटोग्राफ भी भेज देंगे, और जहाँ भी हो दिक्कत वो पूछना है, और जो क्वेश्चन हम देंगे उसको बना के देना है, ठीक है स्टूडेंट, ओके।